स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। शरद पवार ने आज एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा करने के बाद एनसीपी कार्यकर्ता दहाड़े मार मार कर रोने लगे। कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। शरद पवार ने अपने फैसले को वापस लेने की अपील शरद पवार से करने लगे। बता दें कि विधायक इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं और एनसीपी में बड़े नेता भी काफी ज्यादा इमोशनल हैं। लेकिन पवार की विरासत के दावेदारों में से एक अजीत पवार भावुक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल दिखाई दिए। भतीजे अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं से शरद पवार के फैसले का सम्मान करने की अपील की। शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद एनसीपी में विरासत की जंग की आशंका भी जताई जा रही है। पवार के बाद एनसीपी में कौन होगा सबसे पावरफुल, बेटी सुप्रिया सुले या भतीजे अजीत पवार? आखिर कौन संभालेगा शरद पवार की विरासत? दरअसल पवार के इस्तीफे के क्या सियासी मायने हैं, ये हर कोई जानना चाह रहा है, क्योंकि सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार यूं ही कोई फैसला नहीं लेते। उनके हर फैसले में कोई न कोई सियासी संदेश छिपा होता है। वो क्या है सियासी संदेश, जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। सुप्रिया सुले की वो भविष्यवाणी आज सही साबित हुई जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा धमाका कर दिया। मुंबई में अपनी बायोग्राफी लॉन्च करने के मौके पर शरद पवार ने अपने रिटायर होने का मौका बना दिया। अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान करते हुए शरद पवार ने कहा, कई साल तक मुझे राजनीति में पार्टी को लीड करने का मौका मिला। इस उम्र में आकर ये पद नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कि किसी और को आगे आना चाहिए। पार्टी के नेताओं को ये फैसला करना होगा कि अब पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। अजित पवार सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमर्शकाच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। सियासत के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार के इस फैसले से हर कोई हैरान है। हालांकि अपने फैसले का संकेत शरद पवार ने हाल ही में दिया था, जब उन्होंने कहा था कि रोटी को सही वक्त पर पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है। भले ही उस वक्त कोई पवार के संकेत को समझ नहीं पाया, लेकिन आज शरद पवार ने खुलकर अध्यक्ष पद को छोड़ने की घोषणा कर दी। पवार की इस घोषणा से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। एनसीपी का भविष्य अब किसके साथ, सुप्रिया सुले या अजित पवार? ये वो सवाल है जो अब हर किसी के जहन में है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? क्या एनसीपी में अब विरासत की जंग तेज होने वाली है? शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा करने के बाद एनसीपी कार्यकर्ता दहाड़े मारकर रो रहे हैं। कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। शरद पवार से अपने फैसले को वापस लेने की अपील की जा रही है। छगन भुजबल, अनिल देशमुख, जितेंद्र आहाड़ सभी इमोशनल थे, लेकिन पवार की सियासत के दावेदारों में से एक अजीत पवार भावुक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल दिखे। भतीजे अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं से शरद पवार के फैसले का सम्मान करने की अपील की है। अजीत पवार ने कहा, पवार साहब चाहते हैं नई पीढ़ी नेतृत्व करे, ऐसे में नए नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए। बार बार उनसे फैसला लेने के लिए न कहें, वे फैसला वापस नहीं लेंगे। हालांकि हमें शरद पवार का समर्थन मिलता रहेगा, उनकी सहमति से ही फैसले किए जाएंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं की जिद पर अड़े रहने के बाद अजीत पवार ने मीडिया के सामने आकर कहा कि शरद पवार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए 2-3 दिन की मोहलत मांगी है। के लिए पार्टी का जो जिम्मेवारी है प्रेसिडेंटशिप की, वो मैं उसका इस्तीफा दे रहा हूं। और उन्होंने एक कमेटी डिक्लेयर की और वो कमेटी ने बैठकर साहब के बाद उस जगह किसको बिठाना है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, इसे पवार साहब ने बताया। ये कोई भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लीडर को अच्छा नहीं लगा। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता आए थे उनको अच्छा नहीं लगा। 82 साल के मराठा छत्रप शरद पवार ने ये ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब पिछले दिनों ही एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थी कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो सकते हैं।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पवार का ये ऐलान अपने भतीजे अजीत पवार को ताकत दिखाने की रणनीति का हिस्सा है? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रख के हैं, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। वहीं पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी की पैनी नजर है। जाहिर है शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले का महाराष्ट्र की सियासत पर बड़ा असर पड़ेगा। संभव है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में लोगों को एक नया समीकरण देखने को मिले। शरद पवार की गैर मौजूदगी में महाराष्ट्र में सियासत किस करवट बैठेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चलिए इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन ये समझना होगा कि 2024 आम चुनाव से पहले एनसीपी बॉस शरद पवार ने एक सियासी गुगली फेंकते हुए दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की सनसनी मचाती है और महाराष्ट्र और देश की राजनीति के काफी बड़े शख्सियत शरद पवार ने बाउंसर फेंकते हुए कहा है कि वह पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर ऐसा होगा तो फिर अगला अध्यक्ष कौन होगा। अगर वो इस्तीफा देंगे तो इसके सियासी मायने क्या है, खंगालने की आज हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है शिवसेना के, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका स्वागत है। और मुखलेश शेख जी हमारे साथ है, नेता है एनसीपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। मुखलेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से ऐलान शरद पवार ने किया है, इसके सियासी मायने क्या है? सियासी मायने कुछ नहीं है और ये सारे जो निर्णय दिया गया अजीत दादा पवार साहब से, सुप्रिया ताई सोनी मैडम की, जयंत पाटिल साहब और हमारे जो शरद पवार साहब की वाइफ है प्रतिभा ताई, वो भी मौजूद थे इसमें। आज सुबह हम सब 11 बजे गए YB चौहान हॉल पे, तो ये सारे चीजें, उनका बुक वितरण का कार्यक्रम था, उसके अंदर अचानक ये सब सारे चीजों के अंदर सभी ने अपना अपना बात को अपनी तरफ से रखा, अपनी आवाज को साफ तक पहुंचाया। पर सर ने जब भाषण दिए तो भाषण के अंदर ये अचानक से कहा कि मैं अभी ये पद पे रहना नहीं चाहता हूँ मेरी उम्र के हिसाब से। और सुप्रिया ताई ने भी कहा कि अभी मेरे पिताजी की उम्र हुई है, उन्हें आराम की जरूरत है, आप लोग हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और उसके बाद जब लोगों को पहले तो समझ में नहीं आया एक भाषण के अंदर, जो थोड़ा बहुत लोग अपने अपने हिसाब से सुन रहे थे, जब लगा कि मैंने हर पद से मैंने इस्तीफा दे दिया, तब ये अलग से विधायक और पद अधिकारी जो भी थे हम सब बैठे, तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा, तो हम सब रो पड़े कि हमारे आदरणीय पवार साहब जो है आज इतने मेहनत करके पार्टी को आगे लाया है, आज देश में नाम है पार्टी का, और सब अलग अलग पद पे रहा है, देश की सेवा किया है उन्होंने, तो ये ठीक नहीं है। हमारे आज पवार साहब ही हमारे लीडर है, लास्ट तक पवार साहब ही रहेंगे, क्योंकि बाहर जो वातावरण चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। कुछ लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं कि हम शिंदे ग्रुप के कुछ लोग, और बीजेपी के अंदर हम जा रहे हैं, अजीत दादा पवार साहब की मीटिंग हुई है, तो ये सब चीजों के अंदर काफी दिनों से चर्चा हो रहा है। हकीकत में ऐसी कोई बात है नहीं, जो भी होगा अजीत दादा पवार ने कहा मरते दम तक मैं मेरे चाचा के साथ हूँ और राष्ट्रवादी पार्टी में मैं काम करूंगा। जब कार्यकर्ता ही पूंजीपति है, कार्यकर्ता बीजेपी के साथ नहीं जाने करके लोग विरोध कर रहे हैं, कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि भाई पवार साहब अध्यक्ष रहे, हम आपके नेतृत्व से कॉर्पोरेशन जो है महानगर पालिका इस मुंबई शहर में होने वाला है, तो आघाड़ी महाविकास आघाड़ी को आपने बनाया है, शुरुआत आपने किया है और इसको भी पूरा निभाइए, अभी काम करिए और हम आपके साथ है, सारे लोग आपके साथ हम काम करने को तैयार है। तो पवार साहब ने इससे मनाने के बाद भी अभी तक तो कोई फैसला नहीं लिया। मैं भी वही YB चौहान हॉल पे था और मुझे विजय से आपके पत्रकार ने, रिपोर्टर ने फोन किया था, सारे मीडिया चैनल वहाँ मौजूद थी, तरह तरह की मजबूरी हो गई थी क्या शरद पवार की, ये कहें?
जी मैम, मैं सुना। ये मजबूरी हो गई थी क्या कि इस तरह का ऐलान करना पड़े? और नहीं, मजबूरी नहीं। देखिए, मजबूरी होता तो फिर हम चौक पे करते थे, हम बहुत बड़ा सभा लेके करते थे, बीकेसी में जो सभा हुआ उस पर हम ऐलान करवा देते थे, प्रचार करते थे ना। हमें प्रचार करने की इसमें जरूरत है, हमारा पर्सनल मैटर है, पर्सनल मामला है, घर घरेलू की मामला है, कोई झगड़ा कोई लड़ाई इसमें है तो इसका ठिकाना और जो भारतीय भी जनता डिसीजन पार्टी होगा पे क्यों पावर फोड़ सब रहे हैं में होगा, पावर सब ये इसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे क्यों फोड़ा जा रहा है? जी मैम, इसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे क्यों फोड़ा जा रहा है? क्यों कह रहे हैं कि अजीत पवार बदनाम करने की ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की मैं तो तरफ से भारतीय की जा जनता रही है? पार्टी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ये 4 जन मिलकर फैसला लिए हैं। सुप्रिया ताई और अजीत दादा पवार, जयंत पाटिल साहब, प्रतिभा ताई जो हमारे जो माता जी है शरद पवार की पत्नी, और पवार साहब, ये चीज मैं सामने था, मैं उसी जगह हूँ बम्बई के अंदर। मैं भी उस प्रोग्राम में मौजूद था, क्योंकि मुझे भी वहां से कॉल आता है। मैं जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैंने आंखों से देखा, अपने कान से सुना है। ये रॉन्ग बात है कि बीजेपी ने कोई सलाह दिया, और सब बीजेपी की सलाह सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अजीत दादा पवार जब 80 घंटे की संजय सरकार में त्रिवेदी गए जी, थे, तब ठीक है, पवार ठीक है, साहब ने सर, मैं उनको बुला लौटती लिए, हूँ, तो मैं पवार लौटती साहब हूँ। क्यों किसी के बारे में सुनकर इस्तीफा ठीक देगा? है, संजय त्रिवेदी जी, ये महाविकास आघाड़ी के लिए भी झटका होगा अगर शरद पवार इस्तीफा दे देते हैं तो? देखिए, महाविकास आघाड़ी के लिए कल इसलिए नहीं कर सकते हैं। महाविकास आघाड़ी माननीय शरद पवार जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के सलाह पे, शरद पवार जी के देखरेख में आज से नहीं हमेशा चलती रहेगी। पहली बात तो ये हो गई। अभी हमने देखे चुनाव हुआ, उसमें हमने जीत की बीजेपी और सिंधे गुट को जो है मुंह की खानी पड़ी। तो ये हमारा तो ये निश्चित प्रयास चल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़कर पार्टियां को खत्म करने का जो कार्य रखा जा रहा है। जैसे आप देखिए, जनता दल यू जो तोड़ने की ताक में थे, उन्होंने सरकार से सरकारी चेंज कर दी, आज आरजेडी से चले गए। वो रामविलास पासवान की पार्टी थी, उनकी पार्टी भी तोड़ दी, उनके चाचा को मंत्री बना दिया। अब अपना दल को तोड़ के मंत्री बना दिया। हर जगह तोड़फोड़ के राजनीति। ठीक है, तोड़फोड़ की तो ठीक है, लेकिन आप अब ये बताइए कि अगर महाविकास आघाड़ी की आप बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम तो एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे, शरद पवार इस्तीफा दे देते हैं, अजीत पवार के हाथ में कमान आ जाती है, तो क्या आपको लगता है कि उतनी विश्वसनीयता के साथ महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ेगी जो कि अभी तक शरद पवार के नेतृत्व में बढ़ती आई है? नहीं पूजा जी, देखिए ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन जिस हिसाब से महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन, अभी 1 तारीख की मीटिंग में माननीय अजीत दादा पवार वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने मंच पर साझा किया, मंच पे भाषण दिया, कांग्रेस के लोग थे, शिवसेना के थे, वज्रमुख एक सभा थी जिसमें लाखों लोग आए, वो आपने भी देखा। या जहाँ जहाँ हम सभाएं कर रहे हैं वहाँ लाखों लोग आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये देश की महाराष्ट्र जनता का प्यार महाविकास आघाड़ी को मिल रहा है। तो महाविकास आघाड़ी को अगर प्यार मिल रहा है, किसानों को प्यार मिल रहा है। सर, मेरा सवाल समझ रहे हैं आप? मेरा सवाल समझ रहे हैं सर? मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा इस बात को लेकर है कि अगर अजीत पवार के हाथ में कमान आ जाती है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि औरों को मौका मिलना चाहिए, युवा चेहरे को मौका मिलना चाहिए, और लोग जो हैं वो संभाले सत्ता की कमान, या फिर यूं कहे कि पार्टी की कमान। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अजीत पवार के हाथ में कमान आ जाती है और ये भी अटकलें हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, तो इस बीच क्या आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी पर या फिर एनसीपी पर जितना विश्वास महाविकास आघाड़ी कर रही है, उतने विश्वास के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, मैंने आपसे भी एक बात कही कि 1 तारीख की मीटिंग में माननीय अजीत दादा पवार वहाँ पे सामने उपस्थित थे, और जितने चुनाव अभी महाराष्ट्र में हुए वो महाविकास आघाड़ी ने 7 लड़के जीते हैं। ऐसा तो नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा ना। सिंधे जी को सोचना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री होते हुए भी वो छोटे से इलेक्शन को नहीं जितवा पा रहे हैं। तो ये सिंधे जी को उनको जितना, क्योंकि आज की डेट में पूरी शिवसेना, पूरा चुनाव चिन्ह सब शिंदे जी को दे दिया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, संवैधानिक मुख्यमंत्री बना दिया। जिस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है, शबनम जी, जिस गेम के ठीक है, जिस गेम को खेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी, क्या उसमें कामयाबी हासिल हो गई इस ऐलान के साथ ही? देखिए नेहा जी, शरद पवार जी बहुत बड़े नेता हैं और राष्ट्र की पूरी जनता इस बात को जानती है कि बड़े नेता हैं और बहुत ही माहिर है राजनीति में। वो कब किस वक्त कहाँ करवट लेंगे और किस वक्तव्य को किस मंसूबे से कहेंगे, इसको जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और उन्होंने जिस तरीके से कही कि रोटी को पलटना होता है, ये रोटी
किसकी रोटी जलने से बचाने के लिए ये पलट रहे हैं और किस मौके के लिए पलट रहे हैं, इसको अभी कह देना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी का ये अंदरूनी मामला जरूर है, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ तो हलचल है जिसकी वजह से पार्टी के लोगों के सुर अलग अलग दिखे जब वो ऐलान कर रहे थे। अब या तो परिवार के बीच में कहीं अनबन है या पार्टी के, क्योंकि परिवारवादी पार्टी में ये निश्चित तौर पे होता है कि परिवार के अंदर की कला सामने आकर कभी न कभी पार्टी को बिखेरने की कोशिश करती है। लेकिन ये शरद पवार जी का बयान है, तो शरद पवार जी एक जमे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। वो किस मकसद से ऐसा कह रहे हैं, इस पर किसी पे दोषारोपण करना, और खासकर जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण करती है तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शिवसेना के पैर थरथरा रहे हैं इस बयान से। तो उनको क्या हानि होना है, किस तरह की हानि होना है और क्या संकेत उन्हें मिले हैं वो खुद जानते हैं। जिस तरीके से थरथराहट दिख रही है तो ये लगता है चोर के दाढ़ी में तिनका, तो ये कमजोर होते दिख रहे हैं। जिस तरीके से महाअघाड़ी का जो गठबंधन था, उस गठबंधन में एक मजबूत पार्टी जो इनके साथ खड़ी थी, उस पार्टी में ही जिस तरीके का बिखराव दिख रहा है, क्योंकि अजीत पवार जी जिस तरीके से बोल रहे थे, सुप्रिया सुले जी जिस तरीके से बोल रही थी, सबके बयानों में थोड़ा विरोधाभास दिख रहा था। तो ये बहुत प्रीमेच्योर सिचुएशन होगा जिसमें कि हम इस पर कुछ बोले, लेकिन निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ हलचल होना है और इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत संयम के साथ इस पर नजर रखेगी। और भारतीय जनता पार्टी खुद पर खुद मजबूत है, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी होकर उधर उभरे थे, तो हमें किसी तरीके का डर भय कुछ नहीं है। ये फैसला रोल बैक भी हो जाए इसमें भी कोई दो राय नहीं है शबनम जी। जी, ये फैसला वापस ले ले शरद पवार, इसमें भी कोई संदेह नहीं किया जा सकता, जिस तरह से आप कह रही हैं कि चाणक्य हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से 15 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और वो फैसला लेंगे, तो अभी ऐसा लगता है कि ये फाइनल फैसला नहीं है। ये कहीं ना कहीं परिवार के अंदर ही शक्ति प्रदर्शन का, ऐसा मुझे भी लगता है, शक्ति प्रदर्शन का एक बयानबाजी है। लेकिन शरद पवार जी ही अपने बयान का मतलब बता सकते हैं। उनके अलावा मुझे लगता है उनके परिवार तक के, पार्टी तो बहुत दूर की बात है, परिवार का दूसरा सदस्य भी नहीं जान सकते कि उन्होंने ये सांस क्यों ली और क्यों सांस छोड़ा और क्यों सांस लिया। ठीक है संजय जी, जल्दी से बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे थे। मैं परिवारवाद पे जो अभी आप भाषण दे रही थी, शिवसेना परिवारवाद की पार्टी थी, 30 साल गठबंधन में रही, अकाली दल हुआ, तमाम ऐसी पार्टियां हैं, अब इन्हें परिवारवाद याद आ रहा है। अरे उन्होंने इस्तीफा, जैसे बालासाहब ठाकरे ने भी इस्तीफा एक बार दे दिया था कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, और उन्होंने अपना इस्तीफे को वापस लिया था। आज 15 सदस्यीय टीम बनाई है, वो अवसर निर्णय ले ले कि नहीं, माननीय शरद पवार जी हमारे अध्यक्ष रहेंगे। तो जिसमें आकलन करना हमारे तो भारतीय प्रवक्ता के लिए अच्छा नहीं लगता। हमको इस तरह का आकलन करें, ये तो हमारे एनसीपी के माननीय शरद पवार जी सब हर आदमी जानता है कि वो कितने महान नेता हैं, कितने बड़े नेता हैं और किस तरह के नेता हैं वो, ये हर आदमी जानता है। तो अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, और जो आप परिवार टूटने बिखरने की बात कर रही है, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि कहीं परिवार बिखर रहा है, कहीं बिखर रहा है। क्या वाकई ये पवार का पावर प्लान है, गेम है, जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था ब्रेक पे जाने से पहले, कि परिवार में ही कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने के लिए, या फिर ये स्थिति भांपने के लिए कि अजीत पवार के भारतीय जनता पार्टी में कुछ विधायकों के साथ जाने की अटकलें थी, उन राजनीतिक समीकरणों को समझने के लिए, ये स्थिति को भांपने के लिए ये पूरा कदम उठाया गया है क्या? नेहा जी, स्थिति बड़ी रोचक है। मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आप याद करिए, भाजपा सरकार ने अपने विरोधी शरद पवार को पद्म विभूषण का अवार्ड दिया। क्या मायने है इसके? हमें ऐसा दिखता है कि अजीत पवार भाजपा के साथ जा सकते हैं, पार्टी टूट सकती है, और ये मैसेज जा रहा है कि शरद पवार जी ने पार्टी की टूट को रोकने के लिए माहौल को
इस्तीफा दे दिया। अब जाहिर है अगर अजीत पवार कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे भाई आपको तो पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका है, आप बाहर क्यों जाकर लड़िए, और अगर आप हार गए तो आप हार स्वीकार करिए, पार्टी गेट में काम करिए, आपको पार्टी में नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 की पोस्ट मिल जाएगी। और अगर पूरी पार्टी और अगर सपोज अजीत पवार चीफ बन जाते हैं, पार्टी चीफ बन जाते हैं, तो अजीत पवार अगर भाजपा के साथ चले गए तो इस बदनामी और विरोध का स्वर अजीत पवार के सिर पर जाएगा, शरद पवार के सिर पर नहीं जाएगा। एक बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शरद पवार की नरेंद्र मोदी से कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई होगी, मैं या नरेंद्र मोदी के लिए भाजपा से कह सकता हूं, भाजपा चूंकि जिस तरीके शरद पवार जी का लेवल है वो सिर्फ मोदी जी से बात करते होंगे, कोई ना कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी जिसमें उन्हें राष्ट्रीय पद हो सकता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसा पद ऑफर हो जाए, और एनसीपी भाजपा का पूरी तरह 2024 में साथ दे दे, जिससे कि फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से एकनाथ शिंदे की सरकार पर जो खतरा है वो खतरा भी खत्म हो जाएगा, और 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र और गुजरात में एनसीपी के साथ आने से जो चिंता है वो चिंता समाप्त हो जाएगी, और वहीं उनकी बेटी सुप्रिया सुले का राजनीतिक भविष्य जीवन भर के लिए सुरक्षित हो जाएगा। और अजीत पवार क्योंकि भाजपा से नजदीकियां रखते हैं, अगर शरद पवार ऐसा नहीं करते और अजीत पवार ऐसा कर लेते हैं तो पार्टी टूट जाएगी। पार्टी टूटने में बहुत नुकसान होता है। हमने देखा है शिवसेना की जो टूटन हुई उसका क्या परिणाम निकला। एक संगठन टूटता है, उसके अलावा फाइनेंशियली बड़े नुकसान होते हैं, पार्टी वीकनेस खुल के आती है। तो जैसी जड़ पार्टी में महाराष्ट्र में एनसीपी में जमाई है वो जड़ उखड़ जाएंगी और कमजोर पड़ जाएंगी। ऐसे में उनका यह इशारा करना कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं, ऐसे में विपक्षी लोग उन पर ज्यादा हमलावर नहीं हो पाएंगे और सत्ता पक्ष भी नहीं होगा। अब देखिए शरद पवार की उम्र के बारे में, शरद पवार की उम्र है लगभग 83 ईयर्स। मुख के कैंसर से वो पीड़ित थे, तो उनके जाहिर जो वर्बल कम्युनिकेशन में उसकी इफेक्टिवनेस नहीं है, और अब उम्र भी हो गई है। वो चाहते कि मैं अगले 5 साल कोई अच्छा सा पद संभाल लूं जिसमें मैं आसानी से आगे बढ़ूं और लाइफ में प्रेशर ना रहे। तो जीवन में 83 की उम्र पर आपको लगता है कि आपको रिटायरमेंट प्लान तो करना ही चाहिए। और जाहिर है कोई मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं। तो 83 में अगर वो 88 तक का प्लान कर लेते हैं तो मैं सोचता हूँ एक रीजनेबल प्लानिंग कर रहे हैं, और अपना परिवार और सुप्रिया सुले इन दोनों का राजनीतिक भविष्य और जो भी संपत्ति उनके परिवार ने उनकी सहकारी संपत्ति और इधर उधर से इधर उधर को जोड़ के बनाई है वो सुरक्षित रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, जायज या नाजायज में नहीं कह रहा हूं, कहीं उसका रुख उधर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि शांति से आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रेस्टीज को और बढ़ाते हैं। भाई उनके जीवन के सपना था प्रधानमंत्री बनने का, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन लगभग कहीं उसी तरीके की कोई पोजीशन मानो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या किसी बड़े प्रदेश का राज्यपाल बन जाए तो उनका भी समय निकल जाएगा, पार्टी भी सेफ हो गई, ठीक है, उनके बच्चों का भविष्य होगा और किसी ठीक है। मैं मुखलेश जी का रुख कर लेती हूँ, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। मुखलेश जी, क्या पार्टी में टूट को बचाने के लिए इस फैसले को देखा जाए क्या, शरद पवार के फैसले को, जिस बात का जिक्र अभी मनीष जी कर रहे थे? नहीं, मनीष जी अपने हिसाब से कुछ भी कह सकता है। मनीष जी के जो उनके मुंह में मेरा जवाब नहीं है, वो अपने हिसाब से उन्होंने रख दिया जो बात उनके पास था। उनके एक दिल से जो कहना था उन्होंने दिल से कह दिया। ऐसी कोई बातें नहीं है जिसके कैसी बात है? बात सुनिए, जिसका उपराष्ट्रपति बनने का था, उसके बाद अरे भाई जब देवेंद्र जी के साथ में अजीत दादा पवार की सरकार बनी थी तभी उपराष्ट्रपति शरद पवार बन सकते थे। बनना चाहता था तो मोदी जी खुद ही उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते थे, अमित शाह कई बार चाहते थे बनाना, लेकिन शरद पवार नहीं माने। सेकुलर लोग है, सेकुलर पार्टी है, शरद पवार की विचारधारा अलग है। सबका सभी जितने विपक्ष है बीजेपी के खिलाफ सभी लोग उनसे सलाह लेते हैं, मानते भी हैं। तो ये सब बातें को मैं खंडन करता हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह के लिए नहीं है। ठीक है, उम्र की तकाजा को देखता हुआ वो बातें को मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं चश्मदीद सामने गवाह हूँ, क्योंकि पवार साहब को कोई दबाव और कोई लालच में आकर इस्तीफा नहीं दिया है। इसका भी निर्णय हो जाएगा
वो लोग मना लेंगे या जो भी होगा फैसला होगा। हम कार्यकर्ताओं को आज वहां पर यही समझाकर घर पे भेजा है कि भाई इसके बारे में हम बैठ के अच्छा सा निर्णय लेंगे, जो तुम चाहते हो वही होगा कार्यकर्ता का, जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। यही बात है। ना हम बीजेपी के चक्कर में है, ना महाविकास आघाड़ी को छोड़ के भाग रहे हैं, ना शरद पवार साहब राष्ट्रपति बन रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर के रेस में। अरे बनता तो कांग्रेस के टाइम में बन जाता था। ठीक है, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी। मुखलेश जी, मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा इमोशनल सेटअप है जिसमें सारे कार्यकर्ता शोर मचाएंगे, कहीं नहीं हम पवार साहब को वापस लाएंगे। देखिए, वो आप सोच सकते हो अगर अजीत का पवार सीएम बन जाता महाराष्ट्र बीजेपी के साथ, तब इस्तीफा देता तो समझ में आता था कि अब इस्तीफा देते हुए भारत के अंदर बड़ा कुछ है। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं वो बातें नहीं है, वो आप बोल सकते हो। मैं बता रहा हूँ, पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते बिल्कुल रहूंगा। सारे विधायकों और सांसदों को बांध कर वो सुप्रिया सुले के हिस्से में खड़ा कर दें और अजीत पवार की ताकत को अजीत पवार सुप्रिया ताई अलग नहीं है, सब साथ में है। सुप्रिया ताई अजीत पवार का बड़ा हिस्से पर बड़े भाई मानते हैं उनको। कभी ऐसा फूट नहीं है हमारी पार्टी में फूट डालने की कोशिश आप लोग मत करें। आप लोगों को कहना फूट है या नहीं है वो तो वक्त पर देखने के लिए मिलता है ना मुखलेश जी। टेलीविजन की डिबेट से आपकी पार्टी में फूट पड़ जाएगी क्या? अरे भैया हमारे मेरी बात सुनिए, अरे 24 हमारे कमेटी को बनाएंगे और होगा शरद पवार। ठीक है मुखलेश जी ठीक है मनीष जी। अब मुखलेश ये बताइए कि चलिए शरद पवार ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद अगला अध्यक्ष कौन होगा? देखिए अध्यक्ष अभी तक तो कोई ऐसी बातें नहीं है। अभी हमारी कमेटी बैठक कर उस पर बैठ कर निर्णय लेगा। शरद पवार साहब अभी आज है और सुप्रिया ताई भी है और हमारे अजीत दादा पवार जैन पाटिल साहब और भी है। सारे लोग बैठ के तय करेंगे, विधायक सभी रहेंगे, इस पे तय किया जाएगा। पवार साहब को हर काम में हम लोग आगे रख के सब काम करेंगे और पवार साहब के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी पार्टी जब तक जिंदा है। नहीं ठीक है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की कि बीजेपी के साथ हमारी विचारधारा नहीं मिलती। जब शपथ ले ली गई थी उप मुख्यमंत्री की, अजीत पवार ने जब शपथ ली थी तब विचारधारा मिलती थी क्या शबनम जी? देखिए अगर शरद पवार जी ने कोई भी निर्णय लिया है तो उस पर सारा ठेकरा भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ना, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत पार्टी के तौर पे सारी विपक्षी पार्टियां देख रही हैं। वो चुनाव की भी चर्चा करते हैं तो पहले एक ही शब्द रहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें हटाना है। सब एकजुट इस मसले पे होना चाहते हैं। अगर कोई अपने पार्टी के अंदर भी कोई बदलाव करते हैं तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ही उनकी केंद्र बिंदु होती है। पर इस मसले में कहीं ना कहीं एनसीपी के अंदर, पार्टी और परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसा मसला है जिस मसले पे शरद पवार जी अपने को मजबूती से प्रकट करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बयान को दिया है। और शरद पवार जी के बयान से कोई ना कोई फायदा शरद पवार जी को होना है, ऐसा मुझे लगता है कि वो इस बयान को देकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की दूरी को और मजबूत करना चाहते हैं और तेज धार देना चाहते हैं। और जहां तक बात है कि पद्म विभूषण मिलना, तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को भी पद्म विभूषण दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी से हम ये तो नहीं कह रहे कि आप भी अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए, अखिलेश जी को तो नहीं कह रहे। ये भी कहा जा रहा है कि अंदर खाने आप लोगों की बात हो जाए, कई बार मुलाकात भी शरद पवार के साथ प्रधानमंत्री की हुई। देखिए कोई भी मुलाकात होती है तो उसमें अपनी स्वास्थ्य सिद्धि एनसीपी या अन्य पार्टी निश्चित तौर पे देखेगी, तभी उन बात करेंगे। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए वो अपना पद छोड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शरद पवार जी की राजनीति में उनको सूट नहीं करता। शरद पवार जी अपने फायदे के लिए कोई भी बयान देते हैं, कोई भी काम करते हैं और राजनीति के मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे नहीं सुना रही है।
वो कोई भी निर्णय लेते हैं या कोई भी बयान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी सुन लेते हैं पहले सुन लेते हैं किसी अन्य पार्टी को मजबूत करने के लिए। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि साठगांठ कुछ ऐसी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई है कि उसके बाद शरद पवार को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, और जिस बात का जिक्र अभी मनीष जी कर रहे थे, और अध्यक्ष पद पे किसी और को बैठाया जा सकता है, सक्रिय राजनीति में ना रहकर। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में फायदा मिलेगा? देखिए नेहा जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है और ये सारी अभी अटकलें हैं। ये अटकलें निश्चित तौर पे इन अटकलों से पर्दा उठेगा और पता चलेगा कि शरद पवार जी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया या ऐसा बयान क्यों दिया। मैं तो अभी निर्णय उसको नहीं कहूंगी, बयान ही कहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से 15 सदस्यीय कमेटी बैठी है इस निर्णय को फाइनल, इस बयान को फाइनल इस पे उतारने के लिए, तो मुझे लगता है ये अभी बयान मात्र ही है और इस बयान से वो लोगों की आंखों में झांक कर देख सकेंगे कि पार्टी में कितनी टूटन है, परिवार में कितनी टूटन है और किस तरीके से इसे संभाला जा सकता है, या रोटी को जलने से बचाने के पहले उसको सेक कर सही सलामत उतारा जा सके। जैसा कि उनके बयान से मुझे ऐसा लगता है वो जिस जलने की बात कर रही थी वो जलन उनके परिवार और पार्टी में है और उसको सही प्रकार से सेक कर वो कौन सा करवट लेने जा रहे हैं उस समय बताएगा। ये अटकलें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने उदाहरण दे दिया कि मुलायम सिंह जी को भी मिला है लेकिन अखिलेश जी तो अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं या अखिलेश जी तो कहीं गवर्नर नहीं बन रहे हैं। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र की भी राजनीति कौन सा करवट लेगा और खासकर एनसीपी के अध्यक्ष कौन होते हैं। अगर उम्र की बात की जाए तो राजनीति में उम्र को देखकर कोई भी आज तक, मुझे ऐसा नहीं लगता, उम्र को देखकर कोई अपना पद छोड़ने का सोचता है। भारतीय जनता पार्टी की बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक वसूल रखा है, लेकिन अब तक की राजनीति, भारतीय राजनीति में देखा गया है एक बार राजनीति में घुसने का उम्र हो सकता है पर राजनीति से निकलने का कोई उम्र किसी भी वरिष्ठ नेताओं में देखने को नहीं मिलता। ठीक है संजय जी मैं सीधे सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम बयानों पर नजर डालें तो जिस बात का जिक्र अभी शबनम जी कर रही थी, रोटी जलने से पहले पलटनी पड़ती है, इसका जो संकेत दिया था शरद पवार ने, या फिर अडानी मसले पर जिस तरह से विपक्ष से अलग राय उन्होंने रखी थी, कहते थे जेपीसी की जांच की तो कोई जरूरत ही नहीं है, या उसी वक्त अजीत पवार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना और तमाम ऐसी चीजें अभी हाल फिलहाल में हुई है। सुप्रिया सुले का वो बयान कि 15 दिन के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। तो ऐसे जो अलग अलग बयान जो निकल के सामने आ रहे थे, क्या वो इसके संकेत पहले से ही दे रहे थे और क्या शिवसेना इनको भांप गई थी? और ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब जो स्थिति फिलहाल एनसीपी की हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? क्या आप इस स्थिति को भांप गए थे बयानों से, और उसके बाद क्या लगता है कि शिवसेना को अपने रणनीति में कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरूरत है महाराष्ट्र की सियासत को देखते हुए? देखिए, मैं एक स्पष्ट बात बता दूं नेहा जी, मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी के लिए है और उनके जो बड़े नेता हैं उनके लिए मास्टर स्ट्रोक है ये। और शिवसेना को, उद्धव बाला साहब ठाकरे को किसी तरह की भी कोई टेंशन नहीं। टेंशन इसमें अगर है तो शिंदे की कुर्सी खतरे में पड़ रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया बताती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कब खतरे में कुर्सी है, कब हट जाए, कब चले जाए, उनके जो अध्यक्ष वगैरह वो बार बार कहते हैं साहब अपनी कुर्सी संभाल लीजिए। दूसरी बात क्यों बात है, शिंदे की कुर्सी क्यों खतरे में पड़ गई, कैसा लगता है आपको? कुर्सी इसलिए खतरे में पड़ गई, मैं बता दूंगा आपको। 3 साल से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन शिवसेना से था, मतलब बाला साहब ठाकरे माने उद्धव साहब ठाकरे से था और बराबर वहाँ जीत मिल रही, चाहे कोई भी चुनाव हो जीत मिल रही। जो 28 साल बाद एक 10वां सीट हारी गई, वो शिवसेना का जब गठबंधन चल रहा था तब तक वो सीट रही, और जिस दिन उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी अलग हुई, शिंदे जी शिवसेना बने, तो वो सीट हार गई। तो हर व्यक्ति इस चीज जब जान सकता है कि जनता शिवसैनिक किसके साथ है। आप चुनाव के माध्यम से उनको पार्टी दे दें, उनको चुनाव चिन्ह दे दें और असंवैधानिक सरकार बना दें, 3 शेड्यूल का
जो शेड्यूल में है उसको न देखते हुए आप सरकार बना लें, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आज आप उस स्थिति में हैं। क्यों खतरे में क्यों है शिंदे की कुर्सी, तो बताइए। मैंने एक मिनट बात सुनिए। इससे पहले कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, 400 के सांसद जीत के आते थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो बनी थी 80 में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल से गठबंधन किया। तमाम ऐसे गठबंधन सबको पता है सर, सबको पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। शिंदे की कुर्सी खतरे में क्यों है ये तो बताइए। शिंदे की कुर्सी खतरे में क्यों है? महाराष्ट्र में इनकी पहचान नहीं थी। माननीय बाला साहब ठाकरे के पास आए और उन्होंने संजय जी ऐसे नहीं ना, सवाल सुन रहे हैं आप, सवाल सुन रहे हैं। आपको लगता है कि अजीत पवार जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए आपको लगता है कि शिंदे की कुर्सी खतरे में है? उठाया जा रहा है, मैं तो समझता हूँ उसकी कोई जरूरत ही नहीं उठाने की। तो फिर आपको शिंदे की कुर्सी खतरे में क्यों लगती है? शिंदे जी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, आज शिंदे जी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बने, आपके आने वाले का फैसला उनके खिलाफ होगी, क्या स्थिति इनकी होगी? 500 विधायक की क्या बड़ी बात होगी? जब इनके अध्यक्ष कह रहे हैं सब इनको 40 सीटें देंगे, तो शिवसेना जो 124 सीटों में चुनाव लड़ी थी और वही माननीय शरद पवार जी ने अपनी किताब में एक बात लिखी है। सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे आप। तोड़ने के लिए आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर, बाकी सारी चीजें आप बता रहे हैं। आपने कहा कि शिंदे की कुर्सी खतरे में है, मुझे सीधा सीधा जवाब दे दीजिए क्यों और कैसे? क्या चीज? शिंदे की कुर्सी खतरे में आपको क्यों लगती है? क्या आपको लगता है कि अजीत पवार वहां पर जा सकते हैं, इसलिए आपको लगता है? मैं नहीं, सुनिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आने वाला है, जिस हिसाब से वहाँ चर्चाएं हुई थी उससे भाजपा को लग रहा है कि शिंदे जी के ये फैसला ना है, तो पहले तोड़ फोड़ करके सरकार बचा। इनके देखिए भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे देश में सरकार बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। आप कर्नाटक देख लीजिए, इन्होंने भी वहाँ सरकार चलने के बाद सरकार तोड़ सकती है। ठीक है, कह रहे तो मुखलेश जी कह रहे तोड़ फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार बनाना चाहती है। अजीत पवार को लालच मिल चुका है, पूरी कहीं ना कहीं अंदर खाने तय हो चुका है कि कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, कितनी सीटें कैसे मिलेगी, कौन कौन किसको मिलेगी, ये पूरी तरह से तय हो गया है। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि अजीत पवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं क्या? देखिए कैसे तय हो गया, क्यों हो गया, कहाँ हो गया, हवाई बातें हैं। अरे भैया अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और ना अजीत पवार साहब जा रहे बीजेपी में। शरद पवार साहब जब तक है जिंदा और इसी पार्टी में अजीत दादा पवार साहब भी जिंदा होगा तो रहेंगे इसी में, कोई जाने वाला नहीं है। ये हवाई बातें हमारे महाविकास आघाड़ी के अंदर फूट डाल रहे कुछ भैया नेता, हमारे खिलाफ स्टेटमेंट सुबह शाम दे रहे, शिंदे ग्रुप के दे रहे कुछ। मैं देख रहा हूँ देवेंद्र जी का स्टेटमेंट देखिए, महाराष्ट्र के बड़े लीडर होने के नाते उन्होंने स्टेटमेंट आज अजीत पवार शरद पवार के जो घर का मसला है, जो हमारे राष्ट्रवादी का मसला है, उन्होंने कहा कि अभी जल्दी है, जल्दबाजी से हम स्टेटमेंट नहीं देंगे, उनका घर का मसला है। और ये छोटे छोटे सारे लोगों ने कुछ चैनलों में कुछ ऐसे हर चीजों को मतलब दूर तक का, पहाड़ तक का, राष्ट्रपति तक का क्या है मेरे समझ के बाहर है। अजीत पवार कहीं नहीं जा रहे, अजीत पवार एनसीपी में रहेगा, हम बीजेपी से पार्टी में जाएगा तो हमारे चुनाव होने के बाद ही जाएगा। किसमें जाएगा? लेकिन अजीत पवार सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना मुखलेश जी, कुछ समय पहले अजीत पवार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर करते हुए कहा था कि वे 100% महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि ऐसे ही सीएम बनेंगे क्या? मैं जवाब दे दूं मैडम जी। 16 आमदार अपात्र होने के बाद सरकार गिरेगी, उसके बाद चुनाव होगा, हम चुन के आ रहे हैं और हमारा अजीत दादा पवार सीएम बनने जा रहा है राष्ट्रवादी की तरफ से आघाड़ी की। ये हमारा ये उद्धव साहब ठाकरे सीएम बने थे, अजीत दादा सीएम बनेगी। ठीक है, हम अपने बल पे सीएम बनना चाहते हैं। ठीक है मनीष जी, ये जो बयान इससे पहले आए उसे कैसे देखते हैं? अजीत पवार कहते हैं हम तो 100% सीएम बनना चाहते हैं, हमारी महत्वाकांक्षा है। इससे पहले रोटी उल्टी पलटी की बात की जाती है कि भैया जल जाएगी, इसको पलट दिया जाना चाहिए। सुप्रिया सुले कहती हैं कि 15 दिन के अंदर दो कहीं ना कहीं भूचाल आ सकते हैं राजनीति में। उससे पहले तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अडानी मसले पर विपक्ष का साथ ना देना शरद पवार का, ये तमाम बातें क्या बताती? नेहा जी सबसे पहले तो मैं बता दूं, शरद पवार जी कह रहे रोटी पलटने का मतलब है, इसका मतलब है उन्होंने महाविकास आघाड़ी में रोटी सेक ली है, अब बात पलट के भारतीय जनता पार्टी की गर्मी का मजा ले लें। एक बात। दूसरी बात,
शरद पवार जी अजीत पवार जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं सीएम बनना चाहता हूं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो निर्णय रिजर्व किया है उसमें उन्हें लगता है कि अगर ऐसी किसी स्थिति में जहां एकनाथ शिंदे के साथ आने वाले विधायकों को अगर अयोग्य घोषित किया जाता है, ऐसे में सरकार बचाने की जिम्मेवारी अजीत पवार को दी जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाकर उनके विधायकों की मदद से भाजपा सरकार चलती रहे और आने वाले समय में एकनाथ शिंदे की सारी टीम वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और अजीत कुमार के साथ मिलकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दें। ऐसे में क्या होगा, विपक्ष के नाम पर कांग्रेस पूरे देश में अलग थलग दिखाई देने लगेगा। और मैं समझता हूं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, उन्होंने विपक्ष मुक्त भारत की बात नहीं कही है। इसका मतलब है आज भारतीय जनता पार्टी को शरद पवार को मित्र बनाने से और उन्हें अपनी पार्टी में एनडीए में शामिल करने में कोई गुरेज नहीं होगा। शरद पवार जाना भी तो चाहिए ना, होंगे शरद पवार सब नहीं जा रहे, बिल्कुल गलत मैसेज होती थी आपके न्यूज में बैठ के, और सब नहीं जाने वाले हैं। हाउस ऑर्डर में करने नहीं, राजनीति में संभावनाओं से इनकार किया जा सकता है क्या मुखलेश जी? सबको जाना नहीं, कैसे नहीं जा सकते? और ये इस तरीके से ये पूरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का भी प्रोग्राम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कुछ लोग, और अभी बहुत सारा इमोशनल ड्रामा होना बाकी है, जिसके बाद आप समझ लें पावर से मनीष जी कह रहे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं भाई, बदनाम कह रहे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बदनाम कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या है क्या। और सबका प्रोसेस बनाने का मतलब ये है कार्यकर्ताओं को ऊपर नीचे करना, कार्यकर्ताओं को पोस्टिंग को ऊपर नीचे क्या बढ़ाया सबको, कार्यकर्ता जो न्यूज में बैठे थे उनकी उम्र हो गई, उनको प्रमोशन दिया है, कार्यकर्ता को अध्यक्ष से हटा के महाराष्ट्र लेवल में लाया है, कार्यकर्ता को महिलाओं को पोस्टिंग दिया है, जो महिलाएं उनको सम्मान दे रहा है, इसके लिए रोटी पकौड़ी की बात है। ये रोटी है बिल्कुल गलत ऐसा कर रहे हैं, गलत बात है। आदरणीय शरद पवार भाजपा में नहीं जाएंगे, कांग्रेस को बेकार। अच्छा एक बात बताइए मुखलेश जी, ये 15 सदस्यीय कमेटी क्या करेगी? एक सेकंड ऐसे नहीं, एक एक करके सच्चाई सहन नहीं हो रही है। ठीक है मुखलेश जी, ये बताइए 15 सदस्य को कोई नहीं मानेगा। सुनिए ना, सुनिए सवाल सुनिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। आप मेरे बीच नहीं ऐसे नहीं ना, एक एक करके बात होती है। मुखलेश जी, जब फैसला ले लिया है शरद पवार ने, तो ये 15 सदस्यीय कमेटी जो बिठाई गई है, ये इसकी जरूरत क्या है, क्यों? बीजेपी में जाने के लिए बिठाया क्या? ये आपस में अपनी जो बातचीत है उसको तय करेंगे, पावर सबको रखेंगे, पावर सब खुद रहेंगे तो ही राष्ट्रपति एनसीपी पार्टी के अंदर पावर सब के जो मार्गदर्शन में काम करेंगे, कार्यकर्ता को सीखने को मिलेगा, कार्यकर्ता इनके मार्गदर्शन चलेंगे। अजित पवार साहब लीडर है हमारे एनसीपी के, सुप्रिया लीडर है, जयंत पाटिल लीडर है, उसके बाद में आप देख रहे हैं संजय सुनील तटकरे सब लीडर है, ऐसे बहुत से लीडर है हमारे, उनको लेके काम करना है तो पावर सब तो चाहिए, पावर सब के नेतृत्व से सब काम करेंगे। जो पावर सब के साथ में कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए हैं वो लोगों को धोखा नहीं दे सकता, पावर सब उसके साथ पावर सब खड़ा रहेगा और एनसीपी छोड़ छोड़ में आगे बढ़ेगा। कॉर्पोरेशन में हम अच्छा ये बताइए, अगर आपको ये लगता है ये हमेशा बातें करके पावर सब को बदनाम न करे, पावर सब कोई में जाने का हमारा ऐसे थोड़ी ना होता है, करके रखिए ना बात को। एक बार बताइए, नौकरी छोड़ के रिजाइन कौन करता है? नौकरी मिला नहीं मिले। अरे भाई उम्र को भी देखिए, क्या नौकरी की बात कर रही है, तबियत को भी देखना चाहिए, पर्सनल बातचीत तो चली रही है। विधायक सबसे ज्यादा हमारे पास है, हमारे पास विधायक महाराष्ट्र में, और हम सबसे बड़ा पार्टी है विपक्ष है महाराष्ट्र में, और फिर हमें अच्छा ठीक है, ये बताइए ये जो ठीक है ऐसे नहीं आप कहाँ नहीं जा रहे हो, राष्ट्रपति बनवा रहे हो, राष्ट्रपति बनवा रहे हो, गवर्नर बनवा रहे हो। अरे भैया नहीं चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर बनना नहीं हमें। शरद पवार नहीं तो फिर कौन? के साथ जाना नहीं है सर, शरद पवार नहीं तो फिर कौन? सवाल इस बात को लेकर कि कई बड़े नेता, दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता उनके अभी आपको थोड़े सुनिए मैडम, आज बैठक है सिल्वर हाउस में,
बैठक के बाद कल आपको पता चल जाएगा, मैं आपके चैनल में बता दूंगा। आज और सबको मनाने की नहीं, कोशिश अगर किया जा रहा है, महत्वाकांक्षाएं अजीत पवार भी पाले हैं, सुप्रिया सुले भी पाली हैं, तो सवाल इस बात को लेकर कि ये कैसे डिसाइड होगा कि किसके सर पर ताज परिवार सजेगा? तय करेगा, परिवार तय करेगा, परिवार बैठ के तय करेगा। तो मतलब ये कि परिवारवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है क्या? परिवार ही तय करेगा? परिवारवादी नहीं है, वो कमेटी बनी है, कमेटी तय करेगी ना। तो परिवार, आपने कहा परिवार तय करेगा, परिवार तय करता है कि सत्ता कैसे चलेगी या पार्टी कैसे तय करेगा। चलेगी? पवार साहब जो है, पवार साहब की और तबियत पानी के बारे में, देखभाल के बारे में जो देखते हैं हमारे माता जी, उनका भी सलाह लेते हैं पवार साहब। हाँ। घर का भी सुनना पड़ता है मैडम, हाँ। उनकी बेटी का भी सुनते हैं, अजीत पवार का भी सुनता है। ऐसी बात नहीं है। सर ये पार्टी चला रहे हैं, घर चला रहे हैं कि सबकी सुनते हैं? जल्दी मत करिए, सब अच्छा ये तो पार्टी चला रहे हैं ना, ये तो पार्टी चला रहे हैं ना, कार्यकर्ताओं की सुनते हैं या अरे फिर भैया, हमारी पार्टी घर हम के चलाए, सदस्यों हमें की मुबारक सुनते हो, हैं? आपका चैनल आपको मुबारक हो। हम बीजेपी में भाजपा में कहीं नहीं जा रहे, आपको न्यूज मिल जाएगा, आपके चैनल में मैं कुछ न्यूज दूंगा। चैनल तो डिस्कशन डिबेट कर रहा है, आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके चेहरे पर दिख रही है भाई। अरे निर्णय आपके नेता ने लिया है, आपको सच्चाई का पता नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आप ये स्वीकार करिए कि आपके नेता ने बिना आपको भरोसे में लिए, ठीक है, बिना ठीक है, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। एक सेकंड, नहीं, ऐसे मत करिए ना प्लीज। संजय जी, इसका आभास आप लोगों को था क्या पहले कि शरद पवार इतना बड़ा फैसला ले लेंगे? नहीं था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं कहती भाजपा। अरे आपकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है कि आपको कुछ पता है नहीं। अरे कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, ऐसे नहीं, एक एक करके बोलिए ना। अरे कुछ देर की खामोशी है, सबर रखिए, लेकिन अच्छा न्यूज मिलेगा, जनता के हित के न्यूज मिलेगा, कार्यकर्ता के हित के लिए। एक एक करके संजय जी बोल रहे हैं, सुनते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैडम अभी 6 महीने पहले बनी है, उनका कार्यकाल चलेगा 5 साल, उनका चलेगा 5 साल, तो 23 चल रहा है, 2000 सरकार बीजेपी नहीं कुछ नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। ये जो अभी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोग जिन्होंने उनको करवाया और ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे पवार की जो पावर गेम है, इसका फायदा किसे मिलेगा, क्या होगा आगे, अगला कदम एनसीपी का, ये वाकई देखने वाली बात होगी। मीटिंग हो रही है, मीटिंग में क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।